ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट ले रहे हैं, लोन प्रोटेक्ट, श्री लोन प्रोटेक्ट। इनफैक्ट ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट इंश्योरिंग द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लॉस ऑफ अर्निंग। एक ऐसी रिस्क है जिसको नॉर्मली जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योर नहीं करती हैं, लेकिन हमारी इस पॉलिसी का ये पार्ट है। और ये पॉलिसी इसलिए भी पॉपुलर है कि मल्टीपर्पज़ पॉलिसी है। ये मल्टीपर्पज़ सर्व करती है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को कई तरीके से फुलफिल करती है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑल यूजफुल। चलिए शेयर करते हैं आपके साथ। I think this is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Now try to understand. Shri Loan Protect is the name of the product. जहां भी लोन है वहां EMI है। EMI आप लोग जानते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब अगर कोई भी फाइनेंसर या बैंक लोन देता है तो ये लोन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फॉर द कस्टमर। लेकिन इस लोन को रीपे करने के लिए एक प्लान्ड आउटफ्लो भी चाहिए, क्योंकि प्लान्ड आउटफ्लो को भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट रोक देती हैं, डिरेल कर देती हैं। तो जहां लोन होगा वह लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए एक प्लान्ड आउटफ्लो होगा, और उस प्लान्ड आउटफ्लो की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट से डिरेल होने से बचने के लिए इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी चाहिए। कोई भी लोनी हो, उसके साथ कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकती है। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट किसी एक्सीडेंट की फॉर्म में भी हो सकती है, कोई क्रिटिकल इलनेस भी हो सकती है, कोई डैमेज टू होम या वर्किंग प्लेस भी हो सकता है। बाई चांस अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो लोनी के लिए अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इन चीज़ों के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस है। फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट का वर्स्ट कम वर्स्ट रिजल्ट क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है। कोई क्रिटिकल इलनेस है, क्रिटिकल इलनेस में भी डिसेबिलिटी भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। डैमेज टू होम या डैमेज टू वर्क प्लेस है, उससे अर्निंग भी रिड्यूस हो सकती है, इनकम भी खत्म हो सकती है, या जॉब का भी लॉस हो सकता है। तो ये इनके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है। बाई चांस ऐसा होता है तो जो फाइनेंसर है या बैंकर है जिसने कि लोन दिया है, उसके लिए ऐसा कस्टमर या ऐसा लोनी डिफॉल्टर हो जाएगा, और उसका डिफॉल्टर होते ही बैंक का NPA इंक्रीज हो जाएगा।
एक ऐसी चेन है जो बिकॉज ऑफ लोन ही फाइनेंसर हैज टू सस्टेन, फाइनेंसर हैज टू बियर, कि अगर उसके साथ लोनी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ या क्रिटिकल इलनेस हुई या डैमेज टू होम या पर्पस हुआ और इनकी वजह से कोई डेथ या डिसेबिलिटी या कोई रिड्यूस्ड अर्निंग हुई तो लोनी का डिफॉल्टर होना तय है। और जैसे लोनी डिफॉल्टर हो जाता है बैंक का एनपीए इंक्रीज हो जाएगा। अब एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आरबीआई कहती है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन इंडिया ऐसा कोई भी एडवांस और लोन है जो कि ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज है, यानी 3 महीने से ज्यादा उसकी डिसकंटिन्यूटी हो चुकी है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग बन गया। वो इसलिए बन गया कि बैंक को या फाइनेंसर को उससे इनकम जनरेट होना बंद हो गया। लोनी अगर इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो उससे बैंक की इंटरेस्ट की इनकम जनरेट होगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं हो रही है तो इंटरेस्ट तो भूल जाइए, बैंक का ओरिजिनल लोन अमाउंट भी डूबने को हो गया। तो a loan is classified as a non-performing asset when it is not being repaid by the borrower. ऐसे केस में the loan is considered as in arrears, उसको एनपीए बोला जाता है। अब बैंक जब भी कोई फाइनेंस करती है या कोई फाइनेंसर फाइनेंस कर रहा है तो लोनी को और फाइनेंसर को दोनों को कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए। लोनी को ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए जो उसको लायबिलिटी फ्री कर दे, उसकी सेविंग्स रिड्यूस ना हो, उसके पीस ऑफ माइंड मिले। फाइनेंसर को ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए कि उसका एनपीए रिड्यूस ना हो, कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, उसकी एडिशनल फी इनकम जनरेट होती रहे। अब दोनों सिचुएशन कब होंगी? जब दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में इंश्योरर की एंट्री हो और इंश्योरेंस पॉलिसी इन दोनों को प्रोटेक्ट करे। अगर इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन इनको मिलता है तो उससे लोन भी सिक्योर होगा, फीस भी बनी रहेगी और जो कवरेज मिलेगा वो भी एक ब्लेंडेड कॉम्बो होगा जिसमें कि मल्टीपल रिस्क कवर होगी। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि पीए कवर प्रोवाइड करे, क्रिटिकल इलनेस प्रोवाइड करे, लॉस ऑफ जॉब या लॉस ऑफ इनकम कवरेज प्रोवाइड करे, तब ये संभव है कि लोन के रिपेमेंट की गारंटी रहे। इसलिए इस श्री लोन प्रोडक्ट को एक यूनिक प्रोडक्ट प्रोपोजिशन में डेवलप किया गया है, जिससे कि लोन के समय इंश्योर्ड को या लोनी को फुल कवरेज मिले, उसको ईएमआई का प्रोटेक्शन मिले, उसका लोन प्रोटेक्टेड रहे, उसकी सीमलेस प्रोसेस रहे जिससे कि वो रिपेमेंट करता रहे। और अगर ऐसा सब कुछ होता रहेगा तो फाइनेंसर या बैंक फुल्ली प्रोटेक्टेड भी रहेगा, उसका कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा, उसकी इनकम भी जनरेट होती रहेगी। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट है क्या, क्या इसमें शामिल किया गया है? इसके फीचर समझिए। सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट की एलिजिबिलिटी सिर्फ उनके लिए है जो इंडियन सिटीजन है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं या कस्टमर्स हैं।
वही इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। सेकेंडली एज लिमिट, जो भी इंश्योर्ड उसको लेना चाह रहा है और मिनिमम 18 ईयर्स का हो, यानी मेजर हो, एडल्ट हो, माइनर नहीं ले सकता, और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक का हो। इससे ज़्यादा के लिए फाइनेंसर्स लोन नॉर्मली देते भी नहीं। कवर ड्यूरेशन जो पॉलिसी का है वो 3 डिफरेंट फॉर्म में है, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स। और ये चॉइस कस्टमर की है, लोनी की है, या फाइनेंसर की है, या बैंक की है, जो भी पॉलिसी दे रहा है, कि वो 1 ईयर के लिए ले ले, 2 ईयर्स के लिए ले ले, या 3 ईयर्स के लिए ले ले। हाईएस्ट सम इंश्योर्ड नॉर्मली 3 करोड़ है, बट डिपेंड्स अपॉन द प्रपोजल। तो ये इसके फीचर्स है। लेकिन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट क्या है, कैसे बनाया हुआ है इसको? इस प्रोडक्ट में बेसिकली 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। ओनली 2 प्लान्स आर देयर। लेकिन दोनों प्लान में 3 रिस्क कैटेगरी कवर्ड है। 3 रिस्क कैटेगरीज कवर्ड है, जिनमें पहली है पर्सनल एक्सीडेंट एंड चाइल्ड केयर अलाउंस, दूसरी है लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लॉस ऑफ अर्निंग। लॉस ऑफ अर्निंग एक्चुअली प्रोफेशनल्स के लिए या बिजनेस पीपल के लिए है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉब वालों के लिए है, और तीसरा है क्रिटिकल इलनेस। यानी ये तीनों रिस्क कैटेगरी इन दोनों प्लान में कवर्ड है। फिर से समझिए, पॉलिसी के केवल 2 प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी, और दोनों प्लान में 3 रिस्क कैटेगरी शामिल है। 3 रिस्क कैटेगरी में पहली है पर्सनल एक्सीडेंट एंड चाइल्ड केयर अलाउंस, दूसरी है लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लॉस ऑफ अर्निंग, और तीसरी है क्रिटिकल इलनेस। अब क्वेश्चन ये है कि अगर प्लान 2 है और दोनों में यही तीनों कैटेगरी हैं, तो फिर प्लान में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्लान ए जो दिया जाएगा वो टोटल लोन के प्रोटेक्शन के लिए दिया जाएगा एट द इंसेप्शन ऑफ द लोन। यानी जब लोन दिया जा रहा तब ये पॉलिसी भी दी जाएगी। इट मीन्स फ्रॉम डे 1 लोन इज प्रोटेक्टेड बाय इंश्योरेंस। प्लान बी में क्या फर्क है? प्लान बी को तब दिया जा सकता है जब लोन पहले से लिया हुआ हो, साल भर पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले। केवल आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट को प्रोटेक्ट करना हो तो प्लान बी दिया जाएगा। कवरेज तीनों कैटेगरी के एक से ही होंगे, पर्सनल एक्सीडेंट का भी, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी, और क्रिटिकल इलनेस का भी। लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्लान ए में तो रिस्क कवरेज फ्रॉम द इंसेप्शन हो जाएगा स्टार्ट, और प्लान बी में आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट प्रोटेक्ट रहेगा। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लॉस ऑफ अर्निंग के लिए मैक्सिमम ऑफ 3 EMI पर ईयर प्रोटेक्ट रहेंगे, चाहे प्लान ए हो या प्लान बी हो। क्रिटिकल इलनेस के केस में टोटल लोन अमाउंट एट द इंसेप्शन प्रोटेक्टेड रहेगा, प्लान बी में आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये इसका जिस्ट है, इस प्रोडक्ट का सार है। इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये समझ में नहीं आएगा तो प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। श्री लोन प्रोटेक्ट पॉलिसी के 2 प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी।
दोनों में 3 रिस्क कैटेगरी कवर्ड है: पर्सनल एक्सीडेंट एंड चाइल्ड केयर अलाउंस, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लॉस ऑफ अर्निंग और क्रिटिकल इलनेस। दोनों प्लान का डिफरेंस ये है कि प्लान ए लोअर अमाउंट को इंसेप्शन से प्रोटेक्ट करेगा, प्लान बी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये प्रोडक्ट कॉन्स्ट्रक्ट हर कस्टमर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या इंडिविजुअल कस्टमर हो। अब इसमें कवरेज किस तरीके से दिया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल इलनेस है, तो क्रिटिकल इलनेस अगर पॉलिसी पीरियड में कस्टमर को फर्स्ट डायग्नोसिस होता है किसी भी क्रिटिकल इलनेस का, तो वो कवर्ड होगी। लेकिन इस पॉलिसी में 10 टाइप ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस कवर की गई है। 10 क्रिटिकल इलनेसेस आर कवर्ड अंडर द प्रोडक्ट। पॉलिसी पीरियड में अगर वो डायग्नोस हुआ है, पॉलिसी पीरियड में ही फर्स्ट टाइम ऑफ फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीडिंग से है, तो ही रिस्क कवर्ड है। पर्सनल एक्सीडेंट के केस में डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट अगर पॉलिसी पीरियड में हुई है, या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ है पॉलिसी पीरियड में ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट, तो चाइल्ड केयर अलाउंस भी पे होगा और पॉलिसी का सम इंश्योर्ड भी पे होगा। ये जो अलाउंस है दैट विल बी पेबल टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन फॉर कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन लिमिटेड टू फर्स्ट 2 चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स। ये पीए का कवरेज रहेगा। लॉस ऑफ जॉब और लॉस ऑफ अर्निंग का कवरेज थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लॉस ऑफ जॉब का मतलब है एम्प्लॉयमेंट चला गया, रोजगार चला गया। अगर एम्प्लॉयर ने टर्मिनेट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, छटनी कर दी है, ले ऑफ जिसको बोलते हैं, टेम्परेरी सस्पेंशन कर दिया है, रिट्रेंचमेंट कर दिया है फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, तो ये रिस्क पॉलिसी में कवर्ड है। इनके कारण जो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इसकी वजह से लोन की ईएमआई डिसकंटिन्यू हो गई, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी 3 ईएमआई पे करेगी और क्लेम पेबल होगा। लेकिन अगर ये जॉब नहीं करता है, कोई प्रोफेशनल है या कोई बिजनेसमैन है, तो उसको लॉस ऑफ अर्निंग हो सकता है। लॉस ऑफ अर्निंग कैसे होगा? कोई सीरियस इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वो अपने इंश्योर्ड मोबाइल ही नहीं कर सकता, मूव भी नहीं कर सकता, या ऐसी कोई सीरियस इलनेस हो गई है कि इंश्योर्ड चलने फिरने लायक ही नहीं, या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि वो अपने वर्किंग प्लेस तक ही नहीं जा सकता। मान लिया उसकी फैक्ट्री में या शॉप में या ऑफिस में आग लग गई, या उसके रास्ते बंद हो गए, या वो एरिया ही सीज हो गया। ऐसी सिचुएशन में उसको लॉस ऑफ अर्निंग फेस करनी पड़ेगी। तो सभी सिचुएशंस में इंश्योरेंस कंपनी विल पे द क्लेम। अब जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं, इसको कवर करने का तरीका क्या है? अगर इंश्योर्ड 40 साल से कम का है तो उसको मैक्सिमम सम इंश्योर्ड परमिटेड है, यानी कि 40 से 45 साल का है तो 50 लाख तक का क्रिटिकल इलनेस कवर ले सकता है। 46 to 50 है तो 25 लाख तक का ले सकता है। 51 to 55 है तो केवल 10 लाख का ले सकता है। 40 साल से ऊपर के पर्सन के लिए प्री मेडिकल एग्जामिनेशन भी जरूरी है। ऐसे केस में 50% कॉस्ट तो उसको बियर करनी है, 50% इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। लोअर एज मीन्स लोअर चांसेस ऑफ क्रिटिकल इलनेस,
हायर चांसेस ऑफ क्रिटिकल इलनेस। हालांकि इंडिया में क्रिटिकल इलनेस की पोजीशन बहुत अच्छी है, यानी कि जो सर्वाइवल रेट है इंडिया में वो बहुत अच्छी है। इंसिडेंस रेट तो केवल 25% है, लेकिन सर्वाइवल रेट 76% है, क्योंकि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, एडवांस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं। कॉस्ट में भी द फैक्टर, बट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। अब ये जो पोजीशन है कि क्रिटिकल इलनेस के बाद सर्वाइवल होगा तो ही क्लेम के लिए एंटाइटल्ड होगा, तो ट्रीटमेंट के कंसीडर करते हुए सर्वाइवल रेट अच्छी होने के कारण इंडिया में क्रिटिकल इलनेस को क्योरेबल माना जाता है। हमारी पॉलिसी में कौन सी 10 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सीवियरिटी, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जिसको आप फर्स्ट हार्ट अटैक ऑफ स्पेसिफिक सीवियरिटी भी बोलते हैं, ओपन चेस्ट सीएबीजी। सीएबीजी होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको बाईपास सर्जरी भी आप शॉर्ट में बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ हार्ट वर्क, किडनी फेल्योर रिक्वायरिंग रेगुलर डायलिसिस, स्ट्रोक रिजल्टिंग इन परमानेंट सिम्टम्स, मेजर ऑर्गन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्ब, मल्टीपल सेलुलोसिस विद परसिस्टिंग सिम्टम्स और प्राइमरी इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये 10 क्रिटिकल इलनेसेस हमारी इस पॉलिसी में कवर्ड है। ये मैंने आपको नाम सिर्फ इसलिए बताए हैं कि बाई चांस कोई कस्टमर आपको कहता है कि मुझे ये हो गया पॉलिसी पीरियड में, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आज ये हमारी पॉलिसी में कवर्ड है। वरना मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो आपको इन डिजीज की हो सकता है बेसिक मीनिंग मालूम हो, ना सिम्टम्स मालूम हो, और वो हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन क्योंकि क्रिटिकल इलनेसेस आजकल कॉमन है, तो नेम एटलीस्ट यू मस्ट नो। अब यह ओपन चेस्ट सीएबीजी को नॉर्मली लोग बाईपास सर्जरी बोल देते हैं, ये भी पॉलिसी में कवर्ड है। पर्सनल एक्सीडेंट का जो कवरेज है उसमें केवल 2 ही रिस्क कवर है, एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। और ये दोनों वो रिस्क हैं जिनमें कि 100% सम इंश्योर्ड क्लेम पे होता है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी को भी डॉक्टर सर्टिफाई करता है, जो कि बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ 2 आईज है, लॉस ऑफ 2 लेग्स है, लॉस ऑफ 2 हैंड्स है, लॉस ऑफ 1 लेग 1 हैंड है, लॉस ऑफ 1 आई 1 लेग है। कई सारे कॉम्बिनेशंस में होता है। कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच है, लॉस ऑफ साइट है, कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच विद लॉस ऑफ 1 लिम्ब है, कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग ऑफ बोथ ईयर्स एंड लॉस ऑफ 1 लिम्ब है। 100% का क्राइटेरिया से जरूरी है। दैट मीन्स पर्सन इज टोटली डिसेबल्ड एंड परमानेंटली डिसेबल्ड, तो उसको पॉलिसी का पीए का सम इंश्योर्ड भी 100% पेबल हो जाता है। आप जानते हैं पीए के सम इंश्योर्ड में किसी तरीके का कोई डिडक्शन नहीं होता, ना कोई कंपलसरी एक्सेस होता है, ना कोई अंडर इंश्योरेंस होता है, ना कोई डेप्रिसिएशन होता है, नथिंग लाइक दैट। डॉक्टर हैज टू सर्टिफाई दैट दी permanent disability is 100% और sometimes it may be more than 100%। बाई चांस किसी एक्सीडेंट में किसी पर्सन के एक हाथ भी चला गया, एक पैर भी चला गया, एक आंख भी चली गई, तो डॉक्टर तो 150% सर्टिफाई करेगा, लेकिन पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 100% से ज़्यादा पेबल नहीं होगा। अब पीए का जो प्रीमियम है वो रिस्क ग्रुप्स के बेसिस पर होता है, यानी हर आदमी का जो ऑक्यूपेशन है, जो जॉब है, पेशा है,
उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। आप जानते हैं इंश्योरेंस का फंडा है कि लोअर इज द रिस्क, लोअर इज द रेट ऑफ प्रीमियम, हायर इज द रिस्क, हायर इज द रेट ऑफ प्रीमियम। लो रिस्क में वो जॉब आते हैं जो कि मोस्ट सेफ नेचर के हैं, जहां पर की पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, कंसल्टिंग इंजीनियर, टीचर्स, बैंकर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करने वाले, क्योंकि ये ऑफिस में सेफ प्लेस पर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मीडियम ग्रुप में वो लोग आते हैं जो इनका की काम इन कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, जिसमें फील्ड जॉब भी शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर हैं, गैरेज एंड मोटर मैकेनिक हैं, मशीन ऑपरेटर हैं, प्रोफेशनल एथलीट है, स्पोर्ट्समैन हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं। तो इन लोगों का नेचर ऑफ जॉब थोड़ा रिस्की है, क्योंकि फील्ड का जॉब है, लेकिन ये मीडियम रिस्क कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी है हैवी रिस्क। इसमें वो डेंजरस नेचर ऑफ जॉब है, जहां डेथ की या डिसेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो कि अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, एक्सप्लोसिव्स में काम करते हैं, जॉकी हैं, सर्कस पर्सनल हैं, माउंटेनियर हैं, विंटर स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, पोलो खेलते हैं। तो ये जो नेचर ऑफ जॉब है ये बहुत रिस्की है। इसमें डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीनों कैटेगरी में जिस कैटेगरी का भी पर्सन होगा उसकी प्रीमियम रेटिंग उसी तरीके से की जाएगी। अब पीए में कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी वो कवर नहीं होती, बाकी तो एक्सीडेंटल रिस्क कवर होती है जो कि पॉलिसी पीरियड में हुई हो। चाइल्ड केयर अलाउंस के मायने ये है कि डेथ या डिसेबिलिटी के केस में इंश्योर्ड की में उसके 2 बच्चों, फर्स्ट और सेकंड चिल्ड्रन को, जो कि 21 ईयर्स के कम के हैं, 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड उनकी कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन के लिए मिलता है। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कवरेज में आप देखिए कि अगर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ, चाहे वो टर्मिनेशन से हुआ हो, क्लोजर ऑफ फर्म से हुआ हो, डिसमिसल से हुआ है या रिट्रेंचमेंट से हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस केस में 3 EMI पे करेगी। लेकिन ये जो एक्शन है ये एम्प्लॉयर की तरफ से होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर एम्प्लॉय ने खुद ने ही कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है या कोई ऐसा एम्बेजलमेंट किया है, कोई फ्रॉड किया है कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, उस केस में रिस्क कवर नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सक्लूजन है पॉलिसी के। यहाँ खुद एम्प्लॉय खुद ही डिफॉल्टर है, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। मान लो कोई प्योरली वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है या रिजाइन कर रहा है या सुपरएनुएशन ले रहा है, तो उसको लॉस ऑफ जॉब नहीं कह सकते आप। ही इज गिविंग अप द जॉब, ही इज रिजाइनिंग द जॉब। प्रोफेशनल के केस में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। जहां लॉस ऑफ अर्निंग तब होता है जब वो पर्सन मूव भी करने की पोजीशन में नहीं है, या उसका वर्क प्लेस ही अब काम करने की पोजीशन में नहीं है, या उसके रास्ते ही बंद हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में उसको लॉस ऑफ अर्निंग हो सकता है। वहां भी इंश्योरेंस कंपनी ने 3 EMI पे करनी है।
और उसका प्रोसेस आउटलेट क्या है देखिए समझिए। नॉर्मली किसी भी फाइनेंसर की जो लोन प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें पेपर फर्स्ट स्टेज से मूव होते हैं जहाँ पर कि कस्टमर लोन के लिए अप्लाई करता है। फिर उनकी फाइनेंस टीम जो होती है क्रेडिट टीम डॉक्यूमेंट्स को देखती है और लोन सैंक्शन करती है। जैसे लोन सैंक्शन हो जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से साइन कराए जाते हैं जिसको वो डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उस डॉक्यूमेंट में सारे के सारे पेपर्स होते हैं। अब अगर इसी स्टेज पे जहाँ पर कि कस्टमर लोन पेपर साइन कर रहा है, फाइनेंसर के पास या बैंकर के पास आपका प्रपोजल फॉर्म है सी लोन प्रोटेक्ट का, तो फाइनेंसर उसी स्टेज पर वो डॉक्यूमेंट भी साइन करा देगा और उसको साइन होने के बाद जब वो फाइनेंसर लोन डिस्बर्स करेगा तो उसी में जो लोन प्रोटेक्ट का जो प्रीमियम अमाउंट है, क्योंकि कस्टमर ने पेपर साइन कर दिए हैं, तो प्रीमियम अमाउंट भी इंश्योरेंस कंपनी को रेमिट कर दिया जाएगा। तो प्रपोजल अलग विद चेक इंश्योरेंस कंपनी रिसीव कर लेगी, इन टर्म्स पॉलिसी इश्यू कर देगी। तो फाइनेंसर के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, लोनी के लिए भी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी, तीनों के लिए ये एक बड़ी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस आउटले स्मूथ वर्क करती है कि हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी के पास या बैंकर के पास आपके प्रपोजल फॉर्म हो जिसको कि वो लोन डिस्बर्स करते समय साइन करा लें और कस्टमर की कंसेंट हो जाए। क्योंकि ये बाई चांस अगर कोई क्लेम होता है तो क्लेम प्रोसेस भी इसी तरीके से फिर प्रोसेस होता है कि कस्टमर इंटीमेट करेगा, कॉल सेंटर्स में क्लेम फॉर्म प्रोवाइड कर देना है, क्लेम फॉर्म भर के फाइनेंसर को या बैंक को चला जाएगा, वहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को, क्लेम प्रोसेस हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इसलिए स्मूथ हो जानी चाहिए कि इसमें 3 पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फाइनेंसर और बैंकर भी बीच में आ जाते हैं, उनका कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनियां हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी से या बैंक से टाई अप कर लेती है। जैसे अपने केस में भी आप देखोगे, आवास हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुजा लीलैंड हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया होम लोन, DMI हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस, इंडेक्सिया होम फाइनेंस, इन लोगों से टाई अप है। इन लोगों को आप अपने प्रपोजल फॉर्म भर के दे सकते हैं, प्रपोजल फॉर्म दे सकते हैं, ये भरवा के आपको दे देंगे। तो आपके लिए कस्टमर मिलना ईजी हो गया। पॉलिसी का जो प्रीमियम कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत सिंपल है। बेसिक रेट इंटू सम इंश्योर्ड इंटू डिस्काउंट, केवल 3 ही प्रोसेस है इसके। जैसे फॉर एग्जांपल PA का प्रीमियम है, अब PA की 3 कैटेगरी है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। PA का प्रीमियम रेट पर मिली चार्ज किया जाता है पर 1000। रिस्क 1 ग्रुप में 70 पैसा पर 1000, ग्रुप 2 में 95 पैसा पर 1000 और ग्रुप 3 में 1.40 पर 1000। ये PA की प्रीमियम रेट होगी। लॉस ऑफ जॉब के केस में ₹50 पर मिली यानी पर 1000 टू बी चार्ज अपॉन EMI। बस यही प्रीमियम लेना है।
और क्रिटिकल इलनेस के केस में जो प्रीमियम रेट चार्ज किया जाता है वो एज ग्रुप के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस इज द पार्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम होगा वो हमेशा एज ग्रुप के या एज बैंड के हिसाब से होगा। जितनी एज कम होगी प्रीमियम उतना कम होगा, जितनी एज बढ़ती जाएगी प्रीमियम उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि चांसेस ऑफ क्रिटिकल इलनेस इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कोई यंग पर्सन है 18 to 25 का, तो प्रीमियम रेट 1.83 पर 1000 होगी। कोई 36 to 40 का 4.72 होगी, 4.72। लेकिन कोई 61 to 65 है तो 57.85 होगी। और कई बार प्रपोजल कंटिन्यू करता है 70 का, या ओवर 70 भी कंटिन्यू करते हैं, तो ओवर 70 1.63 होगी। तो प्रीमियम चार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, इसी में से आपको रेट पिकअप करना है। अब प्रीमियम में दो तरीके के डिस्काउंट भी दिए जा सकते हैं। पहला तो साइज ऑफ ग्रुप पर डिपेंड करेगा कि अगर आप ये प्रोडक्ट किसी बिग साइज के ग्रुप को दे रहे हैं, जैसे कोई सोसाइटी है या कोई ऑफिस है, आईटी ऑफिस है या कोई क्लब है, तो लेस देन 200% होंगे 2% डिस्काउंट दे सकते हैं। 201 to 300 पर 4%, 301 to 450 पर 6%, और अब 450 8%। दूसरा डिस्काउंट आपको देना है पॉलिसी के टेन्योर पर। अगर पॉलिसी 1 साल के लिए ली गई है तब तो कोई डिस्काउंट देने वाली बात ही नहीं। 2 साल के लिए ली गई है तो 3% दे सकते हैं, और 3 साल के लिए ली गई है तो 6% दे सकते हैं। अब कोई भी कस्टमर जो कि लोन ले रहा है या लोन आउटस्टैंडिंग है, वो आपका टारगेट कस्टमर है। आप उसको बैंक के थ्रू दे सकते हैं, फाइनेंशियल सोशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू दे सकते हैं, उसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं। नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म ड्वेलिंग इंश्योरेंस लेते हैं वो भी आपके बायर है, क्योंकि जो मकान के लिए लोन ले रहे हैं वो भी, उनको भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो पॉलिसी बिल्कुल सिंपल आपने देखा। आपको पॉलिसी में सिर्फ ये समझना है कि केवल 2 प्लान हैं, और 2 प्लान में 3 रिस्क कैटेगरी है। दोनों प्लान में तीनों रिस्क कैटेगरी कवर्ड हैं। पर्सनल एक्सीडेंट एंड चाइल्ड केयर अलाउंस की भी, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लॉस ऑफ अर्निंग की भी, और क्रिटिकल इलनेस की भी। प्लान ए और प्लान बी में डिफरेंस केवल इंसेप्शन का है, क्योंकि प्लान ए लोन टोटल लोन अमाउंट एट द इंसेप्शन प्रोटेक्ट करता है, और प्लान बी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी लोन ले रखा है, जिसको 1 2 3 4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको आप प्लान बी दे दीजिए, और जो अभी लोन ले रहा है उसको आप प्लान ए दे दीजिए। ये आपका प्रोडक्ट। अब इसमें किसी को कोई सवाल पूछना, एनी क्वेश्चंस? सर, लॉस ऑफ जॉब किसे माना जाएगा? लॉस ऑफ जॉब अगर कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने जॉब से निकाला है, टर्मिनेट किया है, या डिवीजन ही बंद कर दिया है, या छटनी कर दी गई है। आप देखते हैं आजकल कंपनियों में 6,000 लोगों को एक साथ रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये, हाँ, ये केवल उस केस में उसको नहीं माना जाएगा जबकि उसने खुद ने, लोनी ने रिजाइन किया हो, या सुपर एन्यूएशन ले लिया हो, या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया हो। उस केस में उसको लॉस ऑफ जॉब नहीं माना जाएगा उस केस में, क्योंकि उसने खुद छोड़ा है, गिव अप किया है। अदरवाइज लॉस ऑफ जॉब
और लॉस ऑफ जॉब के अलावा लॉस ऑफ अर्निंग भी है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए लॉस ऑफ अर्निंग इम्पॉर्टेंट है। और किसी का कोई डाउट?